नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं लखनऊ से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा। हम इस वक्त लोक भवन के सामने मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहां पर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता चुना है, यानी योगी आदित्यनाथ अब औपचारिक तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री पद के तौर पर कल शाम 4 बजे शपथ लेंगे। जब उनको नेता चुना गया तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि तमाम दुष्प्रचार के बाद बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापस आई है। उन्होंने कहा कि यूपी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 तक यूपी को कुशासन और सुशासन में बदलने का काम हुआ। अब सुशासन को और मजबूत करने के लिए सभी को एक टीम बनकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है और हमें इस भरोसे को बरकरार रखना है और इस भरोसे पर खरा उतरना है। उत्तर प्रदेश में रिफॉर्म की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी सुशासन की बात हो सकती है और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी का राज्य देश के अंदर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सके, इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक टीम वर्क पर संरक्षण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का। आपने देखा होगा गांव गांव में गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहनें हो, बेटियां हो या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन देकर के सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है, परंतु चुनाव की शुरुआत से, जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ तब से मैं ही आया था, पार्टी ने घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जनता ने फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत से हमें जिताया है और योगी जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जो हिंसा की घटना हुई उसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। आज रामपुर हाट पहुंची पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की एक टीम भी बीरभूम पहुंची। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने का मुद्दा बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को गरमा रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीड़ितों से मिलने रामपुर हाट पहुंची। पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमें ভাবতে পারিনি এরকম নৃশংস ঘটনা ঘটতে পারে কখনো। যারা জেনে শুনেও পুলিশকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি, আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। बीरभूम की हिंसा को लेकर टीएमसी के 13 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। टीएमसी नेताओं ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और केंद्र सरकार को राज्यपाल को वापस बुला लेना चाहिए। गवर्नर जो काम करते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का खिलाफ में है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इज अंडर थ्रेट, तो उनको आप विथड्रॉ कर लीजिए। और रामपुर हाट को लेके प्रधान गवर्नर को मुख्यमंत्री जो चिट्ठी दिया वो चिट्ठी का कॉपी हम लोग अमित शाह जी के हाथ में सौंप दिया। वहाँ पे जो जंगल राज को फिर भी वहाँ पे लागू करने के लिए जो इसका खिलाफ राज्यपाल जो बोल रहा है ये होना नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे लागू करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो लोग हटाने के लिए कह रहा है। 2 दिन पहले इसी मुद्दे पर बंगाल बीजेपी के सांसदों ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। वो लिपापोती करने गए, वो डरते हैं कि गृह मंत्री पता नहीं क्या कर देंगे।
कांग्रेस इस मामले में अलग थलग नहीं दिखना चाहती। लोकसभा में उसके नेता अधीर रंजन चौधरी भी पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। ये मध्यकालीन बर्बरता की जीता जागता नजारा है। पहले टीएमसी नेता की हत्या और फिर उग्र भीड़ की ओर से संदिग्धों के घर जलाए जाने से 8 लोगों की मौत पर अब राजनीति भी जम के हो रही है। सरकार और पुलिस व्यवस्था पर राज्यपाल का निशाना टीएमसी की नाराजगी की वजह है। एक तरफ मौत का मातम है तो दूसरी तरफ राजनीति। बीरभूम से सौरभ गुप्ता के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बिहार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। पहली बार बिहार पॉलिटिक्स में बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वीआईपी पार्टी के तीनों विधायकों को बीजेपी ने शामिल करा लिया और इससे पहले जनता दल यूनाइटेड, जिसने अरुणाचल प्रदेश में जब बीजेपी ने उसके विधायक शामिल कराए तो जमकर हल्ला मचाया था, लेकिन इस बार जो बीजेपी ने वीआईपी पार्टी के विधायक शामिल कराए हैं अपने में, उसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड मौन है। देखिए हमारे सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट। बुधवार दिन में जैसे ही वीआईपी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नामांकन बोचहा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए कराया, आनंद फानंद में इसका जवाब देते हुए भाजपा ने इसके सभी 3 विधायकों का विलय विधानसभा अध्यक्ष के सामने करवाकर मुकेश साहनी को झटका दे दिया। हालांकि साहनी से भाजपा की नाराजगी की फहरिस्त लंबी है। भारतीय जनता पार्टी में पूरे तौर पर का विलय हो चुका है और बाकी सारी परिस्थितियां आप जाकर के अध्यक्ष जी के कागज पर कर। वीआईपी के 3 विधायकों के बाद भाजपा के विधायकों की संख्या 77 हो गई, जो राष्ट्रीय जनता दल के 75 से 2 अधिक है और नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के 45 विधायकों के साथ अभी भी नंबर 3 की पार्टी है। हालांकि वीआईपी के मुकेश साहनी से जब मंत्री पद से इस्तीफा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गेंद नीतीश कुमार के पाले में कर दिया। मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहीं न कहीं मुकेश साहनी के प्रति अपनी सहानुभूति जताई। किसने पीठ में खंजर मारा और ये साबित हो रहा है। हम लोग तो केवल बीजेपी के बहकावे में आकर बयान दे रहे थे, आज साबित हो गया और बीजेपी ने उनके साथ क्या किया है ये दुनिया जानती है, पब्लिक है, सब जानते। वीआईपी के 3 विधायकों को अपने पार्टी में विलय कराकर बीजेपी ने विधायक तोड़कर अपनी संख्या बढ़ाने के अभियान का श्री गणेश तो किया ही है, साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी संदेश दे दिया है कि न केवल संख्या बल के आधार पर बल्कि अब हर मामले में वो बिहार एनडीए का बॉस है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली की सड़कों पर अब नहीं चलेगी लापरवाही, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। दिल्ली परिवहन विभाग ने एक नई व्यवस्था बनाई है जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों पर जो बसें हैं और जो मालवाहक वाहन हैं उनको सड़क पर केवल चिन्हित लेन जो उनके लिए होंगी उसी में चलना होगा। सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये व्यवस्था लागू रहेगी और अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा हो सकती है। ये नियम ठीक से लागू हो इसके लिए परिवहन विभाग तो इस पर नजर रखेगा ही, साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी इस पर नजर रखेगी। लेन को लेकर लापरवाही ड्राइवर को भारी पड़ेगी। 7 दिन बाद यानी 1 अप्रैल से सड़कों पर ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। फिलहाल दिल्ली के 46 कॉरिडोर में से पहले दौर में 15 कॉरिडोर यानी सड़कों का चयन किया गया है। 1 अप्रैल से जितनी बसें हैं हमारी डीटीसी और क्लस्टर की चलती हैं दिल्ली में, उनको बस लेन जो उनके लिए निर्धारित है उसी में चलना होगा। न चलने की सूरत में मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य प्रावधानों के तहत जो जुर्माने का प्रावधान है वो उन ड्राइवर्स के ऊपर वो जुर्माना किया जाएगा। उसमें 10,000 का जुर्माना भी है, 6 महीने की सजा भी है, दोनों भी हो सकती है। लेन को लेकर 1 अप्रैल से शुरू होने वाली नई व्यवस्था में शुरुआती चरण 75 किलोमीटर का है
पर धीरे धीरे इस सख्ती को करीब 474 किलोमीटर के दायरे तक लागू करने की योजना है। सड़कों में लेन की मार्किंग, साइनेजेस और बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। चिन्हित सड़कों में सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर के अलावा अनुव्रत मार्ग टी पॉइंट से पुल प्रहलादपुर टी पॉइंट, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, मोतीनगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, आईटीओ से अंबेडकर नगर, आईएसबीटी कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर और जनकपुरी मेट्रो स्टेशन जैसे मार्ग शामिल हैं। कितनी टीमें लगाएंगे सर और उनकी क्या भूमिकाएं होंगी? शुरुआत में हमने प्लान किया है कि 12 से 14 टीमें हम लगाएंगे, डेडिकेटेड आउटर रिंग रोड या 1-2 रोड और हैं। इसके बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। हमारा प्लान है कि लेन डिसिप्लिन ड्राइविंग के लिए लगभग हम शहर में 30 से 40 टीम रखेंगे और अभी तो हमारी जितनी टीमें हैं लगभग 84 टीमें हैं जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी करती हैं। तो एक बार में 30-35 टीम तो रहती है शहर में। तो उन सबको निर्देश दिया जाएगा कि 1 अप्रैल से इस सब पे पूरे शहर में नज़र रखें कि लोग और बसें जितने भी चल रही हैं वो लेन ड्राइविंग डिसिप्लिन का फॉलो कर रही हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट किया कि दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार बस लेन लागू करने की शुरुआत कर रही है, जिससे यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो और जाम की ज्यादा नौबत न आए। डीटीसी और क्लस्टर बसों के ड्राइवरों को जागरूक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी लेन चिन्हित करेगी। ट्रांसपोर्ट और पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं। आज की नई पहल एक बेहतर कल के लिए, उस पुरानी आदत को बदलने के लिए जिसके आदी होने से सड़क पर चलने का सलीका भूल गए हैं। तो सख्ती का भी प्रावधान है और सजा का भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद और लखनऊ से मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।